कच्चे कोयले के राख की ढेरी लग गई थी, भूरे रंग की। दिन में 3 वक्त सीढ़ी जलती है। बाबूजी की रोटी बनाने के लिए सुबह 4 बजे ही सुलग जाती है। कई घरों से कोयले के डले फोड़ने की, दरवाज़ा खोलने की चरचू, बर्तनों की हल्की आवाज़ें, बाल्टी लोटा लेकर बाबूजी के नहाने जाने की आहट सुनकर भी जब मेरी नींद खुलती तब वह खाकते करहाते बर्तन भांडे मांजती, घर आंगन बुहारती, नहा धोकर सिंदूर टीका लगाती। बाबूजी जोर जोर से दुर्गा सप्तशती का पाठ करते, हनुमान चालीसे का गायन करके आरती के बाद जब शंख बजाने लगते तब मैं कसमसाते हुए बड़ी मुश्किल से उठती। उसके चेहरे पर गुंडन के भाव नजर आते। मेरी नाभि के निचले हिस्से में मीठा मीठा दर्द होने लगता। ऐसा लगता जैसे देह मिट्टी हो गई हो। मैं कहीं इस कोने कभी उस कोने खड़ी होकर उसके कुछ कहने का इंतज़ार करती। बाबूजी जैसे ही रोटियां खाकर उठते मैं उनकी थाली में बैठ जाती। वह चुपचाप थाली में रोटी सब्जी डालकर छोटी बहनों को उठाने लगती। मैं जैसे तैसे तैयार होकर स्कूल के लिए निकल पड़ती। सुबह की निकली, शाम को ही घर लौटती। मेरी रुचि देखकर या न जाने किस कारण से मेरे कई शिक्षक जल्दी आकर मुझे अलग से पढ़ाया करते। प्रत्येक विषय में विशेष योग्यता के प्रति वे आश्वस्त और मैं निर्लिप्त रहती। खेल कूद में चंपा, जुलूस में आगे आगे चंपा, नाटक में चंपा, भाषण में चंपा, शिक्षकों के दाना पानी का इंतज़ाम, कहाँ गई चंपा, फला क्लास खाली है, जरा संभालना चंपा। मुझे लगता है सबके लिए दौड़ना। माँ आजकल हमेशा नाराज़ ही रहती है, न जाने क्यों। शायद मैं घर का काम नहीं कर पाती इसलिए। आज से स्कूल की छुट्टी लग गई। कहीं जाना नहीं है। मुझे एक शून्य ने घेर लिया। रोज़मर्रा के काम तो वह निपटा चुकी थी। मैंने अलसाए मन से अपने चारों ओर निगाहें फेरी। आंगन की मिट्टी उखड़ गई थी, गोबर से लीपने लायक हो गया था। सबसे पहले तो यह राख उठानी होगी। मैंने बाल्टी में भर भर कर राख उठाई और सड़क के उस पार फेंक आई। आखिरी बार एक बाल्टी गोबर लेती आई। माँ की तबीयत तो लगभग रोज़ ही खराब रहती थी। उसने आंगन के पूर्वी कोने में खाट डाल रखी थी। मिनट भर आराम करने के लिए बैठी थी। उसने अपने लिए बीड़ी सुलगा ली थी और उसके हल्के हल्के कस लेती चुपचाप उसे देख रही थी। जब वह गांव में रहती थी उसी समय उसकी एक मौसेरी बहन ने, जो उसके पड़ोस में ही ब्याही थी, अचूक दवा बताकर उसे बीड़ी की लत लगा दी थी। छोटी वाली बहन के समय लगातार 2-3 महीने उसे रक्तस्राव होता रह गया था। जी मिचलाना, भूख न लगना, दुर्बलता आदि की परेशानियों से वह अकेली जूझ रही थी। बाबूजी तो साल में एकाध बार ही कुछ दिनों के लिए आते थे। हम चारों भाई बहन ऐसे ही आकस्मिक की वरदान की तरह दुनिया में आए। जब माँ मुझ पर प्रसन्न रहती थी, एक सखी की तरह अपनी बात बीती सुनाती थी। माँ लंबी, चेहरी, गेहुए रंग की, तीखे नाक नक्श वाली महिला थी। लंबे बालों की चोटी में रिबन लगाने की उसकी आदत नहीं थी। घने लंबे बालों की ढीली सी चोटी कभी पीठ कभी उसके अगल बगल लेटी रहती थी। दोनों बाहों से जरा सा ऊपर वह सिंदूर का गोल सा टीका लगाती थी। मांग में छोटी अंगुली जितना मोटा सिंदूर भरती थी। उसका चेहरा बादाम के आकार का था, जिस पर मुहासे के 2-3 हल्के से दाग थे। वे मुझे बहुत सुंदर लगते थे। मैं उससे कभी कभी पूछा करती थी, माँ मेरे चेहरे पर ऐसा कब बनेगा? तेरे चेहरे पर क्यों बनेगा? तू तो हमेशा ऐसी ही रहेगी। पता नहीं वह चिढ़कर कहती अथवा मेरे लिए उसकी शुभेच्छा बोलती होती। वह मुश्किल से 35 की थी और मैंने 16 में कदम रखा था। मैं उसे बूढ़ी और स्वयं को युवती समझती थी। 16वां क्या था? मेरा तो घर में रहना मुहाल हो गया था। बाबूजी का चैन से 2 रोटी खाना हराम हो गया। जैसा भी घर वर मिल जाए इसे हटाए, नहीं तो नाक कटा देगी। दिन भर लड़कों के साथ ही बकबक करती रहती है। घर का एक काम नहीं करती। मरूं चाहे जीऊं, कर धर के तू सास रानी को। बाबूजी के सामने मैं उससे जबान लड़ाने की हिम्मत कभी नहीं कर पाई। दिन भर खदान में कटने के बाद 2 कोर खाकर आराम करना मेरे विचार से बेहद आवश्यक था।
वैसे उसकी बात में सच्चाई थी। स्कूल या पड़ोस में मेरी सहेली एक भी नहीं थी। मैं देखा करती थी कि लड़कियां पढ़ाई में ध्यान न देकर सिनेमा की बातें करती हैं, कभी चित्र बनाती या एक दूसरे की चुगली करती। परीक्षा के समय मेरा ही सहारा लेती, किंतु वर्ष भर मेरी चुगली करके समय काट देती। मैं जानती थी कि लड़कियां मुझसे ईर्ष्या करती हैं, इसलिए मैं उनसे अधिक मतलब नहीं रखती थी। उनके मुकाबले लड़के हर क्षेत्र में आगे, क्लास में प्रश्नों के उत्तर देने वाला मुझे अपना मित्र प्रतीत होता। प्रतियोगिता में पारितोषिक पाने वाले सभी लड़के मेरे मित्र होते। पड़ोस में रहने वाले पढ़े लिखे लोग मुझे अपने से लगते। मैं उन्हें हाथों हाथ लेती। जब तक उनके अनुभव का एक एक मोती अपने कब्जे में न कर लेती, उनका पीछा नहीं छोड़ती। मैं कई लड़कों से प्रभावित हुई, किंतु बात पढ़ाई से आगे नहीं बढ़ी। माँ को लगता लड़की मर्द बदलने वाले स्वभाव की तो नहीं होती जा रही है। अपने घर से 2 घर छोड़कर परवीन रहता था। मैंने पहली बार मैट्रिक पास आदमी देखा था। उसका सारा पढ़ा लिखा शौक लेना चाहती थी। एक बार उसकी नई नई नौकरी लगी थी खदान में। ड्यूटी से आने के बाद वह ज़्यादातर समय मेरे आस पास गुजारने लगा था। मेरा मन भी अनजाने से मीठे मीठे दर्द से भरा रहता था। न किसी काम में मन लगता, न कोई बात अच्छी लगती। मैं उसके आने का इंतज़ार करती। गणित के अनेक प्रश्नों के साथ मैंने उसकी सारी पुस्तकें पढ़ डाली। झोंके झोंके में उन्हें भी, जो मेरे लिए ज्ञान के नए द्वार खोलने वाली थी, जिन्हें पढ़कर मैं रोमांचित हो उठी थी। शर्म से नजरें झुकाए मैंने बिना किसी टीका टिप्पणी के उन्हें वापस कर दिया। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा कि परवीन विवाहित है, उसका एक बच्चा भी है। किसी को चाहने के लिए उसका कुंवारा होना आवश्यक है, ये तो पता ही नहीं था मुझे। मैंने सारी राख फेंकने के बाद बुहार कर आंगन गोबर से लीप दिया था। मेरे कपड़ों में गोबर लग गया था। बालों की लटें चेहरे पर झूल रही थी। अब जल्दी से नहाकर कुछ खा ले, बड़ी देर हुई खराई हो जाएगी। माँ ने अपनी झपकती पलकें उठाकर कहा था। मुझे इस बात की जरा भी उम्मीद नहीं थी। कल रात ही तो उसने मुझे ऐसी भद्दी भद्दी गालियाँ दी थी जिनका अर्थ भी मैं नहीं जानती थी। गलती तो कुछ भी नहीं थी, बस मैंने घर के काम में कोई हाथ नहीं लगाया था। दरवाजे पर खड़ी खड़ी पूरी शाम मंगली बाई से बातें करती रही थी। वह अस्पताल में सफाई करनी थी। उसका पति खून सनी पट्टियाँ बटोरता रहता था। छुट्टी के दिन दोनों दारू पीकर हमारे घर के सामने से निकला करते थे। मंगली बाई नाटे कद की, साफ रंग वाली, छोटी छोटी चिपचिपी आंखों वाली महिला थी। अस्पताल जाते समय उसके कपड़े साफ सुथरे रहते थे। वह निसंतान थी। हफ्ते में जब पैसे कम पड़ जाते तब माँ के पास कभी कड़े कभी हड़े रखकर कुछ रुपए ले जाती। 2-4 पैसे ब्याज के जुगाड़ में माँ ज़रूरतमंदों को दिया करती थी। एक दिन बातों बातों में माँ ने कह दिया मंगली से कि इस लड़की को तू ले जा, बच्चे के लिए क्या रो रही है। तब से मैं इसी जुगत में थी कि मंगली मुझे अपनी बेटी बना ले। वह कहाँ करती महाराजी नहीं देगी अपनी बेटी, कहाँ तुम पंडित की बेटी और कहाँ मैं हरिजन। तुम अपने ही घर में रहो, अगले जन्म में मेरी कोख से जन्म लेना। वह भावुक होकर रो पड़ी थी। मुझे नहीं लगता था कि मेरी माँ मुझे मंगली को नहीं देगी। वह तो हलाकान परेशान है। 3 बेटियों से, तीनों देवियों से छुटकारा पाते पाते तो मिट्टी लग जाएगी। वह अक्सर कहती रहती। मैं जैसे ही अंदर आई यह बम की तरह फट पड़ी। मेरे जैसे फूटे करम और किसके जो तुझे ले जाएगी। ये रांड मेरी तो कोक जल गई जो तूने इसमें वास किया। इससे अच्छा तो मैं बांझ ही रह जाती। देख ली ना, मेरे सिवा तुझे कोई नहीं पूछेगा। मंगली की शामत आई है जो तुझ जैसी आफत को अपनाएगी। दिन भर की थकी मांदी कमज़ोर काया वाली माँ की सांसें सीने में समा नहीं रही थी। वह बुरी तरह हाँफ रही थी। मैं अपने आप को नंगन्य समझकर बहुत दुखी थी। माँ के ऊपरी बड़ी दया आ रही थी। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या गलती हुई है। उसी ने तो कहा था कि मंगली इसे गोद ले ले। मैं तो माँ के सिर से अपना भार हल्का करना चाहती थी।
सोने से पहले जब मैं माँ के सिर में तेल लगाने गई तो उसने मना कर दिया। मैं लेटे लेटे माँ बाबूजी की बातें सुनती रही। सुना आपने अपनी लाडली का नया कारनामा, मंगली की बेटी बनने जा रही है। यह लड़की मुझे जीने नहीं देगी। कल परवीन की माँ कह रही थी कि बहिनी बेटी का लगन कर दो। मेरी बहू छुप छुप कर रोया करती है। चंपा की कौन सी पढ़ाई चल रही है, तुम नहीं देख रही हो? फिर पढ़ना ही है तो मास्टर लगाओ। मेरा बेटा सीधा साधा है, कहीं कुछ गड़बड़ हो गई तो सारा दोष उसी का हो जाएगा। बच्ची है, अभी कुछ समझती नहीं है, समय आने दो, देखना कैसे समझदार हो जाएगी अपनी चंपा। बाबूजी ने भी तो गलत ही समझा है। न मैं बच्ची कहाँ हूँ, 16 में लगी हूँ, कपड़ा लेते 2 साल हो गए हैं। कर दो मेरी शादी, चाहे जिससे कर सको। मेरे लिए भी अब पराए घर में और रहना मुश्किल हो गया है। मुझे बड़ी देर तक नींद नहीं आई थी। नहा धोकर आते आते सर्द की गुनगुनी धूप में माँ एक झपकी लेकर उठ गई थी। छोटी बहनें खेल कर आ गई थी। वे दोबारा खाना मांग रही थी। तुम लोगों के पेट में महामारी समाई है क्या? एक के मुंह में सुबह से पानी भी नहीं पड़ा और तुम लोग दोबारा के लिए आ गई। जाओ थोड़ी देर और खिलाओ। माँ भी अजीब है, कभी लगता है इस जैसा चंडाल कोई नहीं होगा, कभी मक्खन की डली सी नरम बन जाती है, अपने ही कहेगी और फिर नाराज़ हो जाएगी। तब जब कहती है कि जहाँ भी कुछ सीखने को मिले सीख लो, आगे का घर का काम तो सब दिन करना है। गुण रहेगा तो जीवन में सहारा बनेगा। मेरी बातों की ओर ध्यान मत दिया करो। थकी रहती हूँ तो बड़बड़ा लेती हूँ। मैंने उसकी बात मानकर ही तो सिलाई बुनाई, कसीदाकारी, पाक कला, गृह सज्जा आदि सीखा। तब भी नाराज़ रहती। ये मुझसे चाहती ही नहीं, भैया को चाहती है बस। ठीक है, एक बार अपना घर मिल जाए फिर लौटूंगी नहीं। सोचते सोचते मेरा गला भर आया। रात की बातें भी बार बार दिमाग पर हथौड़े की तरह चोट कर रही थी। मुझे याद आया माँ ने भी अभी तक नाश्ता नहीं किया है। मैंने जल्दी से थाली लगाई और उसके आगे पानी के गिलास के साथ रख दिया। अपने लिए भी निकाला। उसने थाली की ओर देखते हुए कहा। मैंने अपनी थाली भी निकाल ली और चुपचाप हम दोनों खाते रहे। मेरा मन उस दिन बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं हुआ। शाम का सारा काम भी मैंने ही संभाला था। माँ ने एक ब्लाउज़ काट लिया था, उसे बखियाने लगी थी। उसकी आदत मैं जानती हूँ, जरा सी फुर्सत हुई नहीं कि कुछ नया बनाने में जुट जाती है। वही आदत तो मुझे भी मिल गई है ना। अब नए नए काम बिना किसी से मिले जुले कैसे सीखे जा सकते हैं, मैं हैरान रहती हूँ। परवीन किसी की परवाह किए बिना रोज़ आ जाता है, भले ही अब मेरे पास कम और माँ के पास ज़्यादा बैठता है। चाचा चाची करके बार बार गले लगता रहता है। उस दिन बाबूजी ड्यूटी से आए थे तो बड़े प्रसन्न थे। उन्होंने माँ को एक पत्र पढ़कर सुनाया। किन्हीं दीनानाथ पांडे जी का था। उन्होंने आनंद मेले में मेरे स्टॉल से कुछ सामान खरीदा था। बातचीत भी की थी। वे अपने फौजी बेटे आनंद कुमार के लिए मेरा हाथ मांग रहे थे, सिर्फ 3 कपड़ों में। मैंने सुना, न जाने क्यों मन गहरी उदासी में डूब गया। मुझे लगा कोई है जो मेरे बिना निहायत अकेला रह जाएगा। दिल में जैसे आग का गोला उठा और गले तक चला गया। मोह चुपचाप वहाँ से हट गई। मैंने सुना माँ कह रही थी, इसी इतवार को मुलायम सिंह के साथ जाकर घर घराना देखाइए। बड़ी तकदीर वाली है चंपिया हमारी, बिना खोजे रिश्ता आ रहा है। सब कुछ ठीक है, रहा तो इसी साल एक पाप काट देंगे। देखना क्या है, फोर्स में तो वैसे ही बहुत छाट कर भर्ती होती है। भगवान ने चाहा तो जाति बिरादरी भी सही ही होगी। बाबूजी नहाने चले गए, बाल्टी डोर लेकर। दुर्गा पूजा की घूम मची थी, लेकिन मैं उदास थी। बाबूजी चले गए थे दीनानाथ पांडे जी के यहाँ। पूजा घर पर आनंद भी आया हुआ था छुट्टी पर। बात बहुत कुछ निर्णय की स्थिति तक पहुँचने की संभावना थी। माँ चली गई दुर्गा पांडाल की ओर। मैं एक पुस्तक लेकर लेटे लेटे पढ़ रही थी कि परवीन आ पहुँचा।
उसके चेहरे पर उदासी के बादल छाए हुए थे। वह बिना कुछ कहे ही कुर्सी खिसका कर बैठ गया। मैं हड़बड़ा कर उठ बैठी, अपनी चुन्नी ठीक की और पुस्तक एक ओर रखकर उसके लिए पानी ले आई। क्या पढ़ रही है चंपा? उसने पूछा था। एक उपन्यास, गुलशन नंदा का सांवली रात। अभी शुरू ही कर रही थी। चंपा, मैं तुमसे एक बात कहने आया हूँ। वह बेहद गंभीर था। मेरे दिल की धड़कनें बढ़ गई। मैं घर में अकेली थी। न जाने क्या कह दे परवीन। मैं उससे सदा सतर्क रहती थी। आज तक मैंने उससे एक पैसे का भी कोई गिफ्ट नहीं लिया था, कभी कोई वादा नहीं किया था। हाँ, मैं उसे अपना अवश्य समझती थी। उसके बच्चे को घंटों अपने सीने से चिपकाए रहती हूँ। उसकी पत्नी को भाभी भाभी करके सुजाती संवारती रहती हूँ। उसके माँ बाप को अपने माँ बाप से ज़्यादा आदर देती हूँ। परवीन के राग की अनुभूति मुझे नहीं है। ऐसा झूठ तो मैं नहीं बोल सकती। उसने एक बार कहा भी था कि कोई किसी को चाहता है लेकिन अगला ध्यान ही नहीं देता। क्या करना ऐसी स्थिति में? यदि प्रेम सच्चा हुआ तो उसकी चाहत उसे अवश्य मिलेगी। उपन्यासों में पढ़ा वाक्य दोहराया दिया था मैंने। बाद में मुझे समझ में आया कि मैंने उसे एक उम्मीद से बांध दिया है, अनजाने में। उसने मेरे लिए कुछ गाने भी तैयार किए थे। तुम अगर साथ देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्त नगमे लुटाता रहूं। तुम अगर मुझको अपना समझ लोगे तो मैं बहारों की महफिल सजाता रहूं। हाँ कहिए, मैंने कांपते स्वर में कहा था। सुना है तुम्हारी शादी होने जा रही है। वह कहने से अधिक रो रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था सुन तो मैं भी रही हूँ। फिर तुम्हारी पढ़ाई का क्या होगा? अब मैं क्या कह सकती हूँ? अभी यदि तुम तैयार हो तो मैं तुमसे शादी कर सकता हूँ। उसके बाद कोई माई का लाल तुम्हारी पढ़ाई नहीं छुड़वा सकता। उसके स्वर का कंपन मैं महसूस भी कर रही थी। आप मुझे बताइए कि एक लड़की का धर्म क्या होता है? अपने बाप की बदनामी करना या उसकी इज्जत बढ़ाना? मैं एक अच्छी लड़की कही जाती हूँ। अपने बाबूजी का सिर नीचा होने नहीं दूंगी। आज के बाद हम आज वाले रिश्ते से कहीं कभी नहीं मिलेंगे। मैं आपको भैया पुकारती हूँ। इसके अंदर और किसी भावना के लिए स्थान होना किसी तरह उचित नहीं है। मैंने दृढ़तापूर्वक सारे कोमल तंतु तोड़ दिए हैं। वह बुरी तरह झटपटाया और बिना कुछ कहे ही घर से चला गया। मुझे लगा उसकी पीड़ा मेरे दिल में चुपचाप उतर आई है। दशहरे के बाद स्कूल खुल गए थे। अब उतना मन नहीं लगता था मेरा कहीं भी। हर समय लगता जैसे दिल मुट्ठी में लेकर कोई सारा रक्त निचोड़ रहा है। शनिवार होने के कारण 11 बजे मैं घर आ गई थी। बाबूजी ने आज छुट्टी ले ली थी। वे अपने कुछ साथियों के साथ पांडे जी के यहाँ जा रहे थे रक्षा के लिए। माँ ने सारा सामान पैक कर दिया। परवीन की माँ उनके साथ थी। मैं आकर अपनी पलंग पर लेट गई। बाबूजी के जाने के बाद चाची भी अपने घर चली गई। उसने सुनी थी दोनों की बातें। बहिनी लड़का अपनी चंपा से दूर है, यही बात कलेजा काट रही थी। बाकी तो सब भगवान की दया बहुत अच्छा है। माँ रो रही है। मुझे ऐसा लगता था दून हो चाहे तीन हो, माँ बाबूजी का पाप तो कट जाएगा। मैं सोच रही थी कहीं परवीन ने कुछ गड़बड़ की तब क्या होगा। यह भी मेरी चिंता का विषय था। जैसा उपन्यासों में मैंने पढ़ा था, लड़की की शादी के समय उसका प्रेमी या तो उसे ब्लैकमेल करता है या राज खोलकर शादी रोक देता है। वैसे मेरे मन में उसके लिए कुछ भी है, इसका इकरार मैंने कभी नहीं किया, कभी उसका स्पर्श भी नहीं किया। फिर विचार आए कहीं वह इस सदमे में दुखी होकर अपनी जान के लिए कुछ कर न ले, तब तो घनघोर पाप हो जाएगा। हे भगवान, मेरी किसी भी बेवकूफ़ी की सज़ा मेरे बाबूजी को मत देना। मैं प्रार्थना कर रही थी मन ही मन। चाची के जाने के बाद माँ मिठाई की प्लेट लेकर मेरे पास आ गई थी। ले बच्ची, तनिक खा ले। उन्होंने मुझे बाँह से पकड़कर उठाया और सीने से चिपका कर भुकार फोड़ कर रो पड़ी। अरे हमर बच्चिया अब चली जाएगी।
मेरी आंसू भरी आंखों में एक प्रश्न था, ये क्यों रो रही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।